5 राज्यों के चुनावी परिणाम लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। 5 राज्यों में 4 राज्यों में बीजेपी बहुमत की ओर है, तो एक राज्य केरल में कांग्रेस गठबंधन बहुमत की ओर है, जहां सरकार कांग्रेस बना सकती है। इसको लेकर हमारे साथ 2 खास मेहमान, वरिष्ठ सहयोगी अरिंदम मिश्रा जी, स्वागत है आपका सर, और हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अनुराग वाजपेयी जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल सर आपसे, इन 5 राज्यों के चुनावी परिणाम को आप कैसे देखते हैं? पहला तो ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट बंगाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में राजनीतिक स्थितियां हमेशा बदलती रही हैं। वहाँ आमतौर पे जो ट्रेंड रहा है, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो पहले उसकी जो शुरुआत होती है किसी गठबंधन के साथ या जो, और उसके बाद उसे बहुत लंबा समय मिलता है राज करने के लिए। जैसे इतने लंबे अरसे में आप देखिएगा बंगाल में, तो अरसे तक वहाँ कांग्रेस काबिज रही, उसके बाद वाम मोर्चा आया और उसके बाद टीएमसी आई। अब बीजेपी वहाँ पे आई है। जिस तरह की खबरें हैं, जो जिस तरह का वहाँ डिप्लॉयमेंट हुआ, उसमें कुछ विवादों की बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि परिणाम बीजेपी के पक्ष में है और पहली बार वहाँ बीजेपी की सरकार बन सकती है, बनेगी। बीजेपी उसमें बहुमत का आंकड़ा भी पार कर रही है, लेकिन हम इसके पीछे जाना चाहते हैं बंगाल को लेकर कि आखिर बीजेपी इतने लंबे संघर्ष के बाद कैसे वहाँ पर अपनी सत्ता काबिज हुए। लेफ्ट, टीएमसी, अब बीजेपी। देखिए, वहाँ बीजेपी का बेसिकली अपना कोई आधार नहीं है। जैसे शुरू में टीएमसी का अपना कोई आधार नहीं था। सबसे पहले अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस को लेफ्ट फ्रंट ने रिप्लेस किया, तो जितने कांग्रेसी थे वो सब स्विच ओवर हो गए। और जब टीएमसी ने टेक ओवर किया तो लेफ्ट के जितने लोग थे वो सारे के सारे टीएमसी में चले गए। अभी बीजेपी, वहाँ की प्रॉपर बीजेपी देखिए तो आपको एक भी लीडर ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपनी शुरुआत बीजेपी से की हो और आज वो अपने पीक पे बैठा हो। ये सब टीएमसी से निकले हुए हैं। चाहे शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, चाहे जो इनके अध्यक्ष हैं, भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको देख लीजिए, ये सब बीजेपी से निकले हुए हैं। तो अब उनको अपना जनाधार बनाना पड़ेगा। निश्चित रूप से वहाँ शाखाएं लगती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई ऐसा जड़ से, ज़मीन से जुड़ा हुआ बीजेपी का नेता जो खांटी जिसे आप कह सकें कि ये बीजेपी का है, ऐसा एक भी नेता बंगाल में नहीं है। आरएसएस की तरफ इशारा है अरिंदम जी का, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग जी मौजूद हैं। अनुराग जी, आप इन 5 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें असम को आप कैसे देखते हैं? इस पर ज़रा ध्यान से फोकस करके बताइए। ब्रजेश, ये 5 राज्यों यानी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव अगर गौर से देखें तो देश में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी तरफ संकेत करता है कि बीजेपी किस तरह से एक इलेक्शन मशीनरी में पूरी तरह से खुद को कन्वर्ट कर चुकी है। उसका प्रत्यक्ष तो नज़र आता है आपको बंगाल में, जहां लगा कि बीजेपी ने, जैसे आरोप भी लगे कि बीजेपी ने कॉमन फील्ड नहीं दिया सबको लड़ने के लिए, और बीजेपी ने उसमें अपनी सत्ता का भी इस्तेमाल किया, और उसमें जो डिप्लॉयमेंट, जैसा अभी अरिंदम जी कह रहे थे कि हैवी डिप्लॉयमेंट किया, उससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया चली। लेकिन जो बाकी के 4 राज्य हैं वहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट, हमारे दर्शकों के लिए बताइए, हैवी डिप्लॉयमेंट का मतलब? हैवी डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि सामान्य तौर पर जितने सुरक्षा बल, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह लगते हैं और उनको जिस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इस बार उनमें कुछ बदलाव देखने को मिले। जैसे देश के गृह मंत्री खुद वहाँ पर 15 दिन के लिए मौजूद रहे, लगातार कैंप उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव के बाद भी 2 महीने तक पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल में ही रहेंगे, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। ऐसा आमतौर पर अटपटा सा लगता है, इसलिए इन आरोपों को बल मिलता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि हैवी डिप्लॉयमेंट से फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी सुनिश्चित होता है। जो दूसरी तरह की ताकतें होती हैं जो चुनाव में विघ्न पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पर अंकुश लगता है। लेकिन चीजें, अजय पाल शर्मा की तरफ इशारा है क्या आपका? सभी तरफ इशारा है। अजय पाल शर्मा का हो सकता है इंटेंशन कुछ और रहा हो, लेकिन जो उनका एक्ट था और जिस तरह से सोशल मीडिया में उन्होंने अपने लिए अच्छे कमेंट अर्जित नहीं किए, तो ये चीज़ें डिप्लॉयमेंट से पता चलता है कि आप पॉलिटिक्स में, आपको जब तक आप कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना निश्चित रूप से सरकार का काम है, लेकिन उसके साथ ही आपको राजनीतिक दलों को एक समान अवसर देते हुए दिखना चाहिए। आप दे रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन दिखना भी चाहिए।
इसी तरह से आपने जो सवाल असम का किया था, असम की समस्या ही दूसरी थी। असम में जाने से पहले मैं आपकी उसी बात को कोट कर रहा हूँ कि क्या इसमें चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं? चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सभी राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। तो इसलिए इनका जवाब चुनाव आयोग को अपने एक्ट से देना चाहिए। शुरुआत में चुनाव आयोग ने जिस तरह से शुरुआत में आप देखिए कि चुनाव आयोग ने जब ममता बनर्जी मिली थी, उनकी पार्टी का डेलीगेशन मिला था, उसके बाद किस तरह से रिएक्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक संवैधानिक संस्था और जो एक ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क में काम करती है, उसको राजनीतिक दलों को रेस्पॉन्ड करने का जो तरीका है वो इससे अच्छा हो सकता था। तो ये जवाब और अपनी पारदर्शिता सुनिश्चित करना तो चुनाव आयोग पर ही है कि देश की इतनी पुरानी और विश्वसनीय संस्था की शुचिता और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे देश में, ये उसी का काम। असम में चलते हैं अनुराग जी, असम में वहाँ पे कांग्रेस के जो सीएम कैंडिडेट थे वो भी चुनाव हार गए और हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने मतलब एकदम बौना कद साबित हुई कांग्रेस। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा का जो पूरा कैंपेन था बहुत एग्रेसिव कैंपेन, कांग्रेस उतना एग्रेसिव कैंपेन नहीं, तो कांग्रेस ने भी तो एग्रेसिव करने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने जो उन्होंने तो पासपोर्ट का आरोप लगा दिया था। देखिए, बीच चुनाव में इस तरह के आरोपों से फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। पवन खेड़ा के आरोप लगाए थे और निश्चित रूप से उससे नुकसान हुआ। पवन खेड़ा के आरोपों से नुकसान हुआ? पवन खेड़ा के आरोप की टाइमिंग से शायद नुकसान हुआ। लोग आमतौर पर जो इस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है उसके खिलाफ व्यक्तिगत आरोपों को सुनना कम पसंद करते हैं। तो आला कमान तक क्या वो बातें नहीं पहुंच रही हैं जो कि धरातल पे चले? आला मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या असम में आला कमान जो कांग्रेस का था वो माहौल भांप नहीं पा रहा? देखिए, हर पार्टी की अपनी ब्रजेश स्ट्रेटेजीज होती हैं, कभी असफल होती हैं, कभी सफल होती हैं। तो ये कहना कि किस लीडरशिप के किस लेवल पर क्या फैसले होते हैं, ये उन पार्टियों का विषय। तो 5 राज्यों में कहाँ भाप पाई कांग्रेस? इस 5 राज्यों में केरल में बस भाप पाई। और कांग्रेस की दृष्टि से अगर देखें तो कांग्रेस को गेन हुआ है। बंगाल में कांग्रेस नहीं थी। नहीं अनुराग जी, खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए तो बहुत कुछ था ना। असम में उसके पास पाने के लिए था, पुडुचेरी में पाने के लिए था, केरल में पाने के लिए था, तमिलनाडु में पाने के लिए। तमिलनाडु में तो पाया हुआ ही लौटा दिया उन्होंने। नहीं, तमिलनाडु में आप कैसे कह सकते हैं पाया? टीवी के तो उनके पास गए थे ना। टीवी के गए थे, लेकिन तमिलनाडु के देखिए संदर्भ, राजनीतिक संदर्भ बहुत दूसरे होते हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ पॉलिटिक्स ने जिस तरह का रूप इस चुनाव में ले लिया था, उसमें कांग्रेस को बाकी उत्तर भारत में भी अपनी राजनीति की एक दिशा दिखानी है। तो ये सोचकर उन्होंने निर्णय लिया होगा कि उनको टीवी के साथ उस समय। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, अब जो खबरें आई हैं कि उन्होंने ऑफर दिया है उनके पिताजी के साथ, क्योंकि वैचारिक रूप से कांग्रेस टीवी के जो है वो वैचारिक रूप से बीजेपी की बजाय कांग्रेस के ज्यादा निकट है। जी, तो क्या लगता है गठबंधन का कुछ है संभावना? गठबंधन, राजनीति तो हमेशा संभावनाओं का रास्ते खुले होते हैं। अरिंदम जी, अभी काफ़ी कुछ हमने जाना उनसे, लेकिन सवाल इसमें यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने वॉर फ्रंट पे लड़ा है, फ्रंट फुट पे लड़ा है, उनकी स्ट्रेटजी को आप कैसे देखते हैं? और बीजेपी हमेशा से ही, क्या बीजेपी केवल चुनाव जीतने के लिए आती है? आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी एक ऐसी मशीनरी है, किसी राज्य में जहां वो जाती है वहां वो विजय सुनिश्चित करके ही आती है। कैसे? क्योंकि वो 24 घंटे इलेक्शन मोड में ही रहती है। तो और पार्टियों का क्या है? मतलब और पार्टियां क्यों नहीं है इस मोड में? ताकत उनके पास है, आर्थिक रूप से जो मजबूती उनके पास है, कार्यकर्ताओं की जो फौज उनके पास है, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी स्टेब्लिश है। लेकिन बंगाल, ये सापेक्ष आपके बंगाल में तो नहीं दे सकते ना। बंगाल में तो पूरी ताकत थी ममता बनर्जी के पास। नहीं, बंगाल घर घर तक उनकी ताकत है। घर घर, ये भी तो घर घर पहुंचे हैं। हाँ, बीजेपी भी घर घर पहुंची है। बीजेपी के पास जितनी ताकत है उनसे ज्यादा ममता के पास वहाँ बूथ वाइज ले लीजिए, हर गांव में कार्यकर्ता है, हर घर में कार्यकर्ता हैं, उनको वहाँ पे फौज डिप्लॉयमेंट करना पड़ रहा है। तो फिर बंगाल कैसे जीत गई बीजेपी? क्योंकि उसे जीतना था। बीजेपी एक तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, दूसरी बात जिस तरह जितने हैवी डिप्लॉयमेंट हुए, इसके अलावा एसआईआर में जो अरिंदम जी करीब 1 करोड़ से थोड़े ही कम वोट। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि एसआईआर की जो प्रक्रिया जो बड़ी विवादित है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची ममता बनर्जी, उसका कोई असर पड़ा है? इसमें सिर्फ 90 लाख से ज्यादा वोट काटे गए। और सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जब आपको ये कहा गया कि दुनिया में एक न्याय का एक सिद्धांत होता है, अगर आपका वोट काटा गया है तो आपको अपील का मौका मिलता है। उस अपील के मौके को आपने इतना छोटा शॉर्ट पीरियड कर दिया कि उन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। क्या वो जो 92-93 लाख लोग हैं,
क्या एक तरह से ये नहीं माना जाएगा कि उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसको आप कैसे कंपनसेट अब करेंगे? वो उनमें से मान लीजिए कि 60 लाख लोग सही पाए जाते हैं या 80 लाख लोग सही पाए जाते हैं, तो उनके साथ ये जो अन्याय हुआ इसका जवाब कैसे मिलेगा? उन वोट्स की क्या काउंटिंग अलग से कराने का कोई प्रोविजन कभी होगा? आपकी बड़ी प्रमुखता रही है, जब हम ऑफ कैमरा बात करते हैं हमेशा, तो केरल और तमिलनाडु को लेकर आप काफ़ी जिक्र करते हैं सर। टीवीके की उत्पत्ति और सत्ता के शिखर तक पहुंचना, मतलब कुछ ही सीटें बाकी हैं, 10 सीटें के आसपास ही हैं वो, इसको कैसे देखते हैं? विजय की यात्रा को कैसे देखते हैं आप? देखो, तमिलनाडु में ब्रजेश हमेशा से एक इमेज अट्रैक्टिव माहौल रहता है कि इमेज के प्रति वो लोग आकर्षित होते हैं। एमजी रामचंद्रन के समय से अगर आप देख लें, उसके बाद जयललिता को देखें, तो 2 चीज़ों का मिक्स होता है तमिलनाडु में। एक तो व्यक्तिगत छवि और दूसरा जो द्रविड़ भावनाओं का एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा सर, सिनेमाई आकर्षण वो बहुत प्रभावी रहा है, क्योंकि ये सब लोग कहीं ना कहीं सिनेमा से आए हैं। मैं 2 साल पहले कोयम्बटूर गया था, तो 2 या 2.5 साल हो गए। उस समय में टीवीके की पार्टी इमर्ज कर रही थी, लेकिन मैं जिस कैब में था उसके ड्राइवर ने मुझे उस समय कहा कि आप देखेंगे कि टीवीके एक दिन यहाँ पर रूल करेगा। तो ये आम जनता के बीच ये फील था कि टीवीके, इसके अलावा जो हम अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि तमिलनाडु में फ्री बीज की राजनीति बड़ी एक्सेप्टेबल है। हाँ। वहाँ लोग उसको अधिकार की तरह स्वीकार करते हैं। जहाँ राशन की दुकान से कैश बंट सकता हो, साड़ियाँ बंट सकती हों, तो उस प्रदेश में टीवीके ने जो वादे किए, आप बताएंगे कि क्या वादे किए? कि 9 ग्राम सोना देने के लिए, बच्चा पैदा हो तो अंगूठी देने के लिए, राशन देने के लिए, ये सारी वादे जो हैं तमिलनाडु की राजनीति को एक अलग रंग देते हैं। हाँ। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ पॉलिटिक्स जो है, हाँ, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। वो वहाँ की फील्ड में जुड़ा हुआ है, इसलिए भाजपा के लिए सीधे तौर पर, जैसे केरल में हम देख रहे हैं, बीजेपी ने थोड़े दिन पहले ही तिरुवनंतपुरम का जो म्युनिसिपल इलेक्शन है वो जीत लिया था, लेकिन इसके बावजूद इस चुनाव में 0 है। मात खानी पड़ी है। वोट शेयर भी आसपास है पिछले चुनाव के। तो तमिलनाडु और केरल, यानी दक्षिण भारत की हम बात करें, दक्षिण भारत की भावनाएं अलग हैं। यही केरल में हुआ है। केरल में ये आरोप लगते थे, वहाँ के अगर आप मलयाली अखबार पढ़ें या लोकल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ें, तो पिछले 1.5 साल से पिनराई विजयन सरकार पर यह आरोप लग रहा था कि संघ के साथ उनकी सांठगांठ है। उनकी पुलिस के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी संघ के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी से एकांत में मिलने गए थे। तो ये जो सांठगांठ थी ये वहाँ टूटी है। और केरल में आमने सामने की लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई में कांग्रेस भी उतनी ही सक्रिय थी पिछले लंबे समय से। इसलिए वहाँ कांग्रेस को अपनी फाइट का नतीजा मिला है। और पिनराई विजयन ने कल, अगर आपने देखा हो कि कल शाम को ही पिनराई विजयन ने अपना बायो बदल दिया ट्विटर का, यानी उन्हें आभास हो गया था। तो हम इन अभी 5 राज्यों पे ही बात करना भी जरूरी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले जो चुनाव हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इस पे क्या असर पड़ने वाला है? भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है। उसको लगता है कि हमारे वो एक और फीदर हमारे कैप में जुड़ा है। बंगाल को लेकर ज़्यादा ही उत्साहित है। बंगाल को लेकर बाकी चारों जगह से ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि बंगाल में उन्होंने अपनी ताकत कंसंट्रेट की थी। और बंगाल के बारे में तो अरिंदम जी आप जानते ही हैं कि बंगाल को लेकर इस तरह के फोर्सेस वहां पर अपनी भूमिका अदा करते हैं चुनाव। बंगाल को लेकर बस जानना ही मैं चाहता हूं आपसे अरिंदम जी, बार बार मैं बंगाल को इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि आपका ताल्लुक बंगाल से है। आप बेहद अच्छे तरीके से बंगाल को समझते हैं और जानते हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से वहाँ काम करती थी, ममता बनर्जी को फाइट देना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब इस बार उसने फाइट दिया है तो इतनी बड़ी फाइट दी कि 6% वोट का फासला ही तय कर दिया और 121 सीटों के मार्जिन से फिर आगे आए। कैसे हुआ ये? देखो, आमतौर पे ये माना जाता है कि टीएमसी का जो वोट बैंक है ना, वो अर्बन नहीं है। और एक सवाल और ही जोड़ता हूँ अरिंदम जी कि पिछले कई चुनावों से मैंने देखा कि फ्रीबीज के तौर पे जो अनुराग सर जिसकी बात कर रहे हैं कि फ्रीबीज 1500-2000 रुपये में खाते में दिए गए, लेकिन इस बार टीएमसी ने भी 1500 रुपये दिया, उसका असर नहीं हुआ। वो तो अब सभी दे रहे हैं, लेकिन असर नहीं हुआ बंगाल में इस पे। क्योंकि देखिए, टीएमसी का जो बेसिक कार्यकर्ता है वो रूरल है।
वो गाँव में रहता है। और SIR का जो इम्पैक्ट सामने आया है, जो करीब 90-93 लाख वोट्स जो कटे हैं, वो सभी ग्रामीण इलाकों से कटे हैं और उसमें भी आधे से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता कटे हैं। बांग्लादेशी कह के काट दिया गया। बांग्लादेशी कह के काटा गया है। तो ये सीधा सीधा नुकसान हुआ है TMC को। और वो 6% का फासला यही है, ये फासला बिल्कुल है। और 121 सीटों का नुकसान। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि ममता अपने गढ़ में भी हार गई हैं। 55% सीटें 55% हारी हैं। क्या कहेंगे इस पर? वजह वही है कि उनके जो अपने कोर वोटर्स थे, उन कोर वोटर्स में से ज्यादातर लोग, मतलब आपके कहने का मतलब थोड़े ये तो नहीं है ना कि ममता हारी नहीं, हरवाई गई? ऐसा मुझे तो लगता है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, थिंक टैंक की बात कर लेते हैं थोड़ा कि थिंक टैंक पर क्या ये 5 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आएंगे, थिंक टैंक थोड़ा सोचेंगे ऊपर, आलाकमान सोचेंगे? क्योंकि हर बार तो यही बातें होती हैं, हम सोचेंगे। बात सोचने की ये है कि अगर आप जो समाज जिस तरह से बदल रहा है, हाँ, अगर उसको स्टडी करेंगे तो आपको वोटिंग पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। भारत में इस समय बहुत तेजी से जो वर्ग उभर रहा है वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एक है लोअर क्लास, और तीसरा वर्ग भारत में है उच्च वर्ग जो हायर क्लास है। अगर आप इनका सोशियोलॉजिकल स्टडी करें, हायर क्लास आमतौर पर चुनाव में भागीदारी कम करता है, नहीं करता है, या उसकी रुचि नहीं होती है। मिडिल क्लास जो है उसका सबसे ज़्यादा रुझान चुनाव में होता है, क्योंकि एक तो उसको रोजी रोटी की उतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है। दूसरी बात, उसकी आकांक्षाएं बहुत बढ़ चुकी हैं उदारीकरण के दौर के बाद। उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, उसके बच्चों ने विदेश देखा है, वो लोग अच्छे संस्थानों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास अच्छी नौकरियां हैं, सुरक्षित वातावरण है, कंपैरेटिवली सुरक्षित। तो ऐसी स्थिति में उनके पास चेंज के लिए, विकल्पों के लिए विचार करने का समय भी होता है, और उनके पास ये भी होता है कि हम इनिशिएट भी कर सकते हैं। अगर आप आज़ादी का आंदोलन देखें भारत का, मिडिल क्लास ने ही उस आंदोलन को लीड किया था। और तीसरा जो तबका आता है, तीसरा तबका होता है जो हमारा निम्न वर्ग है। निम्न वर्ग हमेशा कुछ खोने के डर से डरा रहता है, तो ये भय उसको होता है कि जो मेरे पास है वो चला न जाए। इसलिए आमतौर पर आप देखेंगे कि जो निम्न वर्ग है वो जो रिजीम होती है, जो भी सत्ता में जो भी पार्टी होती है, वो उसके साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि उसमें उसको थोड़ा आश्वासन होता है कि ठीक है, जो चीज़ चल रही है उसको चलने दो, ये भी कुछ, वरना ये 1500 रुपया भी चला जाएगा। तो यही हम देखें कि ममता बनर्जी ने भी या स्टालिन ने भी, सबने अपना जो ये वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखा है। लेकिन बीजेपी ने मिडिल क्लास को टारगेट किया। मिडिल क्लास आमतौर पर, क्योंकि बीजेपी के साथ एक आकर्षण जुड़ा हुआ है राष्ट्रवाद का, तो इस राष्ट्रवाद और मिडिल क्लास की साइकोलॉजी और उसके पास एक सुरक्षित वातावरण, तो जो आप सब राज्यों में देखेंगे 6 से 10% वोट का शिफ्ट होता है इधर से उधर, और ये वोट वही है जो मिडिल क्लास का वोट होता है, वो बीजेपी की तरफ जाता है, और बाकी पार्टियां सीट के अंतर को बहुत बढ़ा लेती हैं। तो ये हमें, जो आप थिंक टैंक की बात कर रहे हैं, कि पार्टियों के थिंक टैंक्स को समाज को भी देखना पड़ेगा कि समाज किस तरह से बदल रहा है। कांग्रेस के लिए ये बातें, कांग्रेस के लिए, ये सभी के लिए है। हाँ, सभी पार्टियों के लिए है कि वो जब तक वोटर का आप मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप उसको अपने पक्ष में कैसे ला पाएंगे। दोनों लोगों से मेरा एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा अनुराग जी, आपने देखा होगा हमारे यहाँ खासकर उत्तर भारत में ज़्यादातर जो काम करने वाली बाइयाँ हैं, ये सब बंगाल से आती हैं। हाँ, ये बड़ा फैक्टर परिवार है। इनको ये टिकटें भेजी गई थी। ये बेसिकली बहुत गरीब लोग होते हैं, मतलब इनको अगर अपने काम से जाना होता है तो ये लिटरली पैसे मांगते हैं कि साहब मुझे गांव जाना है, आप मुझे पैसे। यहाँ तो 6 महीने से पहले छुट्टी मांग रहे थे। इस बार इनको सबको टिकट दिए, टिकट आए थे। हाँ। सारे बंगाली परिवारों को, अब जिनको पूरे परिवार के साथ अपने घर जाने को मिल रहा है, मुफ्त में आने जाने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जाहिर है उसकी निष्ठा प्रभावित होगी। अरिंदम जी, निष्ठा वही जो मैंने कहा, मैं यही बात कह रहा हूँ। ये जो बाइयाँ हैं और जो वर्कर्स हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं, इनका एक्सपोजर बढ़ जाता है। हाँ। वो जाकर देखते हैं कि दूसरे राज्य में क्या हो रहा है, तो अगर आपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा कि ज्यादातर लोगों के मुंह से एक शब्द आ रहा था, परिवर्तन। बंगाल में परिवर्तन, और ये परिवर्तन किसके मुंह से आ रहा था? या तो जो इमिग्रेंट्स हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, या जो मिडिल क्लास हैं, टीचर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या और दूसरे कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, वही लोग परिवर्तन की बात कर रहे थे, क्योंकि उनका एक्सपोजर है, उन्होंने देखा है। आज एक लड़का अगर बंगाल से या बिहार से
कर्नाटक में जाता है, बेंगलोर में नौकरी करता है, तो वो चाहता है कि मेरे पूर्णिया में, दरभंगा में भी एक मॉल हो, वहाँ पर भी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो। और इन सब चीज़ों को कैश जो पार्टी करवाती है, उसको आप सपने दिखाना कह लीजिए या सत्ता का इस्तेमाल कह लीजिए, या जैसा आपने कहा कि ट्रेन से भरकर आप ले आए लोगों को, इसमें जो पार्टी सक्षम होती है, संपन्न होती है, वो अपनी तरफ उसको मोड़ लेगी। बिल्कुल। दोनों लोगों से मेरा बस ये आखिरी सवाल होगा कि जो भी बयानबाजियाँ हुए, बयानबाजियों से नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हुआ है और आगे किसको होने वाला है आपसे? जिसके बयान सोच समझकर नहीं दिए जाएंगे उसको हमेशा नुकसान होगा। लेकिन एक सवाल ब्रजेश तुमसे भी है, हाँ, कि जो यूथ वोटर है, हाँ, वो इस चुनाव में उसने क्या रोल प्ले किया है और उसका नज़रिया क्या रहा है इस पूरे? देखिए, यूथ जो था, परिणाम आपको दिख रहा है कि यूथ कहाँ वोट गया है। और यूथ को पता है आपको, आपने वो जो बात कही ना, राष्ट्रवाद, यूथ भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। उसको बड़े नेताओं के साथ राष्ट्रवाद का चाशनी लगा के, राष्ट्रवाद या ये रील वाला रील वाला राष्ट्रवाद, वो चाशनी लगा के जब परोसा जा रहा है तो उसको लगता है कि हकीकत यही है। लेकिन कुछ पिछले दिनों हम जब हॉर्मुज का संकट हुआ और हमें LPG के लिए तरसना पड़ा, हमें रोजगार के लिए तरसना पड़ा, तब हमें पता चला कि क्या दिक्कतें हो रही। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, वो राष्ट्रवाद की और फ्रीबीज और जो वादों की झड़ी लगा दी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं युवा थोड़े भटक जा रहे हैं। हालांकि उनको शिक्षा की आवश्यकता तब पड़ती है जब खुद से जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो चाशनी में लपेट के वादों की गुच्छे फैलाए जा रहे हैं, किसी भी दल हो, कोई भी दल हो सकता है उसमें, हालांकि वही दल जो सामने जीत रहा है हम उसी की बात कर रहे हैं, तो वो बड़े अच्छे से इसको इन वोटों को हासिल करने में, और कुछ नारे बड़े अच्छे हैं, लोग हमारे को बड़े अच्छे लगते हैं, वो नारों से भी बहुत हम प्रेरित हो जाते हैं। छोटे मोटे नारे हैं जो कि, है ना, मुझे लगता है आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो हम 5 राज्यों के चुनावी परिणाम को लेकर हमारे साथ 2 हमारे वरिष्ठ सहयोगी और ख़ास मेहमान जुड़े थे, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। आप देखते रहिए द लेट्स माइक। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश शर्मा, और लेट्स माइक को देखने और सुनने के लिए प्ले स्टोर पर हमें डाउनलोड जरूर करिएगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.